नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मॉक टेस्ट 024869 उसके इंग्लिश सेक्शन का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सब जो है ध्यान देंगे। आपको दिया हुआ है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें वो वर्ड चूज करना है जिसकी स्पेलिंग क्या है, गलत। तो देखिए फिटर दिया हुआ है, फिटर की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, डबल टी आता है फिटर में। फिटर का मतलब होता है जो फिटिंग का काम करता है। किसका काम करता है? फिटिंग का। जो फिटिंग का कार्य करता है उसको हम लोग फिटर बोलते हैं। किस चीज़ की फिटिंग? कोई बिजली का इक्विपमेंट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को जोड़ने का, असेंबल करने का काम करने वाला हो सकता है, तो उसको हम लोग फिटर बोलते हैं। दूसरा अब यहाँ पर शब्द है कोर्स। तो देखिए कोर्स के दो मीनिंग आते हैं। पहला तो है पाठ्यक्रम। अक्सर आप लोग जो है कोचिंग में आते हैं तो आपका सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि हमारा पाठ्यक्रम कितने महीने में पूरा होगा, कोर्स कितने महीने में पूरा होगा। कोर्स का दोस्तों एक मीनिंग और आता है, रूट या डायरेक्शन, दिशा या फिर जो रास्ता होता है, दिशा या रास्ता जो होता है उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोर्स बोल सकते हैं। अगला जो वर्ड है वो है कुरियर। दोस्तों कुरियर जो है उस व्यक्ति के लिए आता है जो महत्वपूर्ण सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। वह व्यक्ति जो महत्वपूर्ण सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुरियर बोलते हैं। और आजकल ये जो कुरियर सर्विस है इसका भी काम क्या है? ये भी क्या काम करते हैं कि कोई आपका पार्सल है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, सामान है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले करके जाते हैं। तो स्पेलिंग कौन सी गलत है? फुलफिल। फुलफिल के अंदर एक ही एल आएगा, डबल एल नहीं आएगा। फुलफिल का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा करना, कंप्लीट करना। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। फुलफिल के अंदर डबल एल नहीं होगा, सिंगल एल आएगा, FULFIL। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। आपको दिया है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें वो स्पेलिंग चूज़ करनी है जो सही है, गलत स्पेलिंग जो है हमें हटानी है। देखिए यहाँ पे टैबू की बात करें तो टैबू की स्पेलिंग गलत है। टैबू के अंदर जो है एक ही बी आता है। टैबू का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो निषेध हो या वर्जित हो, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करते या बात नहीं कर सकते, जिसके ऊपर बात करना, चर्चा करना जो है बड़ी ही शर्मिंदगी का विषय माना जाता है, उसे हम लोग टैबू बोलते हैं। अगला वर्ड जो है वो है कैमोफ्लेज। तो ये स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर ये यू नहीं होगा, ये यू यहाँ आएगा। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज जो है दोस्तों इसका मतलब होता है छद्मवेश। इसका अर्थ क्या होता है? छद्मवेश। अपने आप को हाइड करना, अपने आप को छुपाना, उस चीज़ को बोला जाता है कैमोफ्लेज। ज़्यादातर जो सिपाही होते हैं वो अपने चेहरे को, अपने कपड़ों को कुछ इस तरीके का रख लेते हैं ताकि दुश्मन की नज़र में ना आए। अगला जो शब्द है टेम्परेरी, इसकी स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर ई की जगह क्या आएगा? ए। टेम्परेरी का मतलब होता है दोस्तों अस्थाई, नॉट परमानेंट। तो अगर टेम्परेरी के एंटोनिम की बात करें, विलोम शब्द की बात करें, तो टेम्परेरी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या होता है? स्थाई। और टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? अस्थाई। तो यहाँ पर ये तीनों स्पेलिंग तो गलत है, हमसे सही वाली पूछी है, तो सही क्या हो जाएगी? स्यूडोनिम। इसमें जो पी है दोस्तों वो साइलेंट है। क्या प्रोनाउंसिएशन है? स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मीनिंग क्या होता है?
स्यूडोनिम का मीनिंग होता है छद्म नाम या उपनाम। कोई व्यक्ति जो होता है कई बार उसका रियल नेम हमें नहीं पता होता है, छद्म नाम उपनाम जो है उससे हम लोग उसको जानते हैं, तो स्यूडोनिम का ये मीनिंग है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है, उसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 हमारी स्क्रीन पर है। इसमें एक ईडियम हमें दिया हुआ है, सेव योर ब्रेथ, इसका हमें जो है मीनिंग बताना है। देखिए सेव का मतलब क्या होता है, तो सेव का मतलब होता है बचाना, ठीक है। ब्रेथ का मतलब होता है श्वास, ब्रेथ का मतलब क्या हो जाएगा, श्वास। तो इसको अगर मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझें सेव योर ब्रेथ को, तो इसका मीनिंग होता है कि भाई ऐसे व्यक्ति को बताने के लिए, बोलने के लिए इसका अपन यूज़ करते हैं कि अगर आप उससे बात करेंगे, उससे कोई चर्चा करेंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा, वो चीज़ जो है व्यर्थ हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, यूज टू से दैट इट इज़ फ्यूटाइल टू टॉक टू समबडी, ठीक है। तो ऐसी बात बताने के लिए कि अगर आप किसी से कुछ बात करते हैं, बोलते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड आपको दिया है फ्यूटाइल, इसका कई बार सिनोनिम आपसे एग्जाम में पूछा है। फ्यूटाइल के सिनोनिम हो जाएंगे यूजलेस, वर्थलेस, हिंदी में हम लोग इसको बोल देंगे व्यर्थ। यहां से दोस्तों एक ईडियम मैं और रिलेट करूंगा आपको। एक ईडियम है हमारे पास अंग्रेजी में, वाइल्ड गूज चेस। ये जो मुहावरा है वाइल्ड गूज चेस, इसका भी मतलब क्या होता है, यूजलेस एफर्ट्स। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं व्यर्थ के प्रयास। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, व्यर्थ के प्रयास, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इस ईडियम को एक याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए सेव का मतलब होता है बचाना और ब्रेथ मतलब होता है श्वास, कि भाई अपनी श्वासों को बचा कर रखिए। श्वास का उपयोग बोलने में होता है, तो कहने का अर्थ है कि अपनी श्वास को बचाइए। जो आप बोल रहे हैं, जिससे बोल रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, उससे बात करना आपके लिए क्या है, यूजलेस है, वर्थलेस है। और यही इस ईडियम का मीनिंग भी है कि भैया आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, फ्यूटाइल है, यूजलेस है। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ जो ये क्वेश्चन आपको दिया है दोस्तों, इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। दिया गया है दैट विल ट्रूली बीन अ माइलस्टोन टू सेलिब्रेट, कि ये जो है वास्तव में एक माइलस्टोन होगा सेलिब्रेट करने के हिसाब से। माइलस्टोन अपन बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि जो होती है उसको माइलस्टोन बोला जाता है। बड़ी उपलब्धि जो होती है उसको हम लोग माइलस्टोन बोलते हैं। आप बोल सकते हैं बिग और ग्रेट अचीवमेंट। अब यहाँ क्या एरर हो सकता है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है, विल। तो विल आप जानते हैं कि विल और शैल जो है ये कौन से टाइम के सूचक हैं, फ्यूचर टाइम के सूचक हैं। और मेनली जो है आपको कौन से टेंस में ये नज़र आते हैं, फ्यूचर सिंपल में नज़र आते हैं। कहाँ नज़र आते हैं, फ्यूचर सिंपल में। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, बीन दिया हुआ है। अब बीन जो है हमारे पास एक फॉर्म है बी फॉर्म, तो ये जो बी फॉर्म है इसकी एक आईएनजी फॉर्म अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, बीइंग। और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है यानी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, बीन। तो विल और शैल के साथ थर्ड फॉर्म अगर आपको लेनी है तो डेफिनेटली आपके पास जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, या तो कि विल या शैल में से कुछ है, फिर हैव है, या हैज़ है, या हैड है, और उसके बाद में क्या है, थर्ड फॉर्म। अब विल और शैल मॉडल है तो मॉडल के साथ हम लोग हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो यहाँ से हैज़ और हैड भी आपको नहीं मिलेगा, केवल कौन मिलेगा, विल और शैल के साथ हैव मिलेगा। और यहाँ पर हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म अगर लेनी है तब बीन की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब यहाँ हैव तो है नहीं, तो डायरेक्ट थर्ड फॉर्म की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो किसकी पॉसिबिलिटी है, तो विल और शैल। अभी जैसे मैंने आपको बताया मॉडल हैं, तो फ्यूचर सिंपल में इनके साथ
फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी ये जो बी है ये खुद फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, तो यहाँ बीन की जगह बी आएगा, यहाँ बीन की जगह बी आएगा, यही एरर है। तो पार्ट बी में जो है गलती है, क्योंकि टेंस के अंदर जो भी आप मेन वर्ब यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इधर तो बात फ्यूचर की है, विल फ्यूचर का सूचक है, इधर आपने पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। इसलिए हमें पार्ट बी में यहाँ पर एरर है और बीन की जगह किसका यूज़ करेंगे, बी का यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वोकेबलरी का क्वेश्चन है। अ पर्सन हु हैज़ गिवन अप हिज रिलीजियस बिलीफ्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने धार्मिक विश्वास को, धार्मिक आस्था को क्या कर दिया है, त्याग दिया है, छोड़ दिया है, तो उसको क्या बोला जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास 4 वर्ड है, सबके मीनिंग हम लोग देखते हैं। दोस्तों क्रूसेड का मतलब होता है रिलीजियस वॉर, हिंदी में हम लोग इसको धर्म युद्ध बोलते हैं। अगर धर्म की सुरक्षा के लिए या आपके धर्म के प्रति किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिए, कुछ गलत कर दिया, तो उस अन्याय को रोकने के लिए, उसकी खिलाफत करने के लिए यदि आप कोई युद्ध करते हैं या स्वयं के धर्म की रक्षा हेतु कोई युद्ध करते हैं, तो उसको बोला जाता है क्रूसेड, रिलीजियस वॉर। आपको याद होगा कि बाबर जो है उन्होंने राणा सांगा के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था, और वो युद्ध जो है, उस युद्ध को बाबर ने जिहाद का नाम दिया था और अपने सैनिकों को यही बोलकर मोटिवेट किया था कि ये राणा सांगा के खिलाफ जो हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं ये जिहाद है, ये इस्लाम की सुरक्षा के लिए है, और उसलिए उस युद्ध का जो है नाम क्रूसेड भी है, रिलीजियस वॉर उसको बोला जाता है। अगला जो वर्ड है दोस्तों यहाँ पर वो है मिज़ेंथ्रोप। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा, वर्ड है MISEIN, मिज़ीन, क्योंकि ये जो मिज़ेंथ्रोप वर्ड है दोस्तों ये ग्रीक वर्ड से इसकी ओरिजिनेशन है, ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति है, किसकी, मिज़ेंथ्रोप की। तो यहाँ पर वर्ड है मिज़ीन, मिज़ीन का मतलब होता है टू हेट, मिज़ीन का मतलब क्या होता है, टू हेट, यानी कि घृणा करना। और यहाँ पर जो दूसरा ग्रीक वर्ड है वो है दोस्तों एंथ्रोपोज, और एंथ्रोपोज का मतलब होता है ए मैन, यानी कि मानव। तो यहाँ से जब आप इन दोनों को क्लब करेंगे कि जो हेट करता हो किससे, मानव से, तो वही इस मिज़ेंथ्रोप का मतलब है। मिज़ेंथ्रोप का मतलब होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड, मानव समाज से, मानव से जो नफरत करे उसके लिए ये शब्द आता है मिज़ेंथ्रोप। और यहाँ से एक और वन वर्ड अक्सर एसएससी ने पूछा है, वो है मिज़ेंथ्रोपी। क्या पूछा है, मिज़ेंथ्रोपी। तो मिज़ेंथ्रोपी जो है ये, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी है प्रोसेस ऑफ हेट, प्रोसेस ऑफ हेट अगेंस्ट ह्यूमंस, मानव के खिलाफ जो घृणा का ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, मिज़ेंथ्रोपी बोला जाता है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है टू हैव डिफरेंट स्किल्स। अगर किसी व्यक्ति में अलग अलग स्किल्स हो, जैसे मैं अच्छा गायक हूँ, अच्छा नृत्यक हूँ और अच्छा शिक्षक भी हूँ, तो मेरे अंदर कितनी क्वालिटीज़ आ गई, 3, सिंगिंग की, डांसिंग की और टीचिंग की। तो मुझे क्या बोला जा सकता है कि मैं एक वर्सेटाइल पर्सन हूँ। ठीक है, टू हैव डिफरेंट स्किल्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने धार्मिक विश्वास, आस्था को जो है गिव अप कर दिया है, त्याग दिया है। ये फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर, गिव अप। इसका मतलब क्या होता है, त्यागना। गिव अप का मतलब क्या होता है, त्यागना। फ्रेजल वर्ब है ये, कई बार एग्जाम में आया है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा एपोस्टेट। एपोस्टेट एक ऐसे व्यक्ति के लिए आता है जिससे अपना धार्मिक विश्वास, आस्था को क्या कर दिया है, त्याग दिया है।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। हमें जो है फैडिश एक वर्ड दिया हुआ है, इसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम, पर्यायवाची। दोस्तों अगर फैडिश की बात करूं तो ये ISH सफिक्स से एंड हुआ है। ISH से एंड होने वाला एडजेक्टिव होता है, यानी कि विशेषण। क्या होता है विशेषण? दोस्तों विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है, उनको क्वालिफाई करता है। फैडिश जो शब्द है दोस्तों, ये फैशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? फैशन से संबंधित है। और ऐसी फैशन जो कि विच विल बी नो मोर आफ्टर सम टाइम, और ऐसी फैशन जो कि थोड़े समय बाद खत्म हो जाएगी या गायब हो जाएगी, उसको फैडिश बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो है सिनोनिम पूछा है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, सेम। सेम मतलब समानार्थी, सिनोनिम। तो फैशनेबल जो है हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिए दोस्तों, फैशन जो है इसमें कौन सा सफिक्स आपको नज़र आ रहा है, एबल। तो एबल सफिक्स अगर किसी भी वर्ड में अंग्रेजी में मिलता है तो वो एडजेक्टिव होता है। पॉपुलर किसको बोलते हैं? लोकप्रिय को। फेमस का पर्यायवाची है पॉपुलर। और ये जो पॉपुलर है इसके पीछे एक प्रेफिक्स लगा हुआ है, अनपॉपुलर। तो ये जो प्रेफिक्स है ये आपके इस शब्द का मीनिंग जो है बिल्कुल अपोजिट कर रहा है, विलोम शब्द में परिवर्तित कर रहा है। तो अनपॉपुलर का मतलब होगा जो लोकप्रिय ना हो। हिंदी में अपन बोल सकते हैं अलोकप्रिय। अगला शब्द है दोस्तों अपना बार्ज, BARGE। तो बार्ज जो है वो एक बोट को बोलते हैं जो भारी सामान को ढोने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। और ये बोट जो है वो लंबी आती है और इसका जो बॉटम होता है, पैंदा होता है, वो फ्लैट होता है। तो इस प्रकार की एक लंबी बोट है, नाव है, उसको बार्ज बोला जाता है, जिसमें भारी सामान को कैरी किया जाता है। और वर्ड है यहाँ पर फोनी। फोनी का मतलब होता है दोस्तों फेक। हिंदी में अपन बोल सकते हैं नकली। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है पार्टिसिपेंट्स वर डैश अ मील ऑफ स्टीक एंड फ्रेंच फ्राइज अंडर डिम लाइट, कि जो प्रतिस्पर्धी थे उन्हें जो है भोजन दिया गया। मील ऑफ स्टीक, स्टीक का मतलब होता है चंक ऑफ मीट। क्या मतलब होता है? चंक ऑफ मीट। हिंदी में क्या बोलेंगे? मांस का टुकड़ा। हिंदी में क्या बोल देंगे? मांस का टुकड़ा। तो प्रतिस्पर्धियों को फिश या मीट, मछली या मांस का टुकड़ा, और फ्रेंच फ्राइज जो है डिम लाइट के अंदर क्या की गई। अब दोस्तों बहुत ही कॉमन सेंस का यूज करना है यहाँ पर आपको। ऑप्शन देखिए दिया है, नर्व्ड, क्योर्ड, काम्ड और सर्व्ड। सर्व का मतलब होता है परोसना। अब यहाँ पर जो वर्ब है उन सबके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करें। नर्व एक वर्ब है, एक वर्ब है यहाँ पर क्योर, एक वर्ब है यहाँ पर काम, और एक वर्ब है यहाँ पर सर्व। ये चारों जो वर्ब है इनका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड फॉर्म यूज की गई है यहाँ पे। देखिए नर्व का मतलब होता है टू गिव करेज, मतलब किसी को साहस देना, किसी को ताकत देना, साहस देना। क्योर का मतलब होता है टू क्योर समवन, किसी का इलाज करना, किसी को क्योर करना। काम का मतलब होता है टू मेक कूल और काम, किसी को शांत करना, किसी के गुस्से को ठंडा करना। और सर्व का मतलब होता है परोसना। सर्व का मतलब होता है परोसना। क्या परोसना? भोजन, फूड। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही आपने मील शब्द देखा तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि भाई मांस का टुकड़ा और फ्रेंच फ्राइज परोसने की बात हो रही है। तो सर्व वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि
पैसिव का वाक्य है, वॉज वर्ब के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको जो है सिनोनिम बताना है पर्यायवाची, ठीक है। वर्ड क्या है, मेलनकली। दोस्तों मेलनकली नाउन है, मेलनकली का मतलब होता है उदासी, तो इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सैडनेस हो जाएगा, ग्लूमीनेस हो जाएगा, माइजरी हो जाएगा, डिजेक्शन हो जाएगा, डेजोलेट हो जाएगा और डोलफुल हो जाएगा। तो ये सारे शब्द जो है दोस्तों मेलनकली के पर्यायवाची हैं। इन सब शब्दों का अर्थ भी क्या होता है, उदासी, निराशा। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डोलफुल। एक चीज़ और समझिए, यहाँ FUL सफिक्स लगा हुआ है। अगर किसी भी वर्ड में FUL सफिक्स लगता है तो वो किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण की तरह काम करेगा। जैसे मैंने आपके सामने शब्द लिख दिया पावरफुल, तो पावरफुल भी एक एडजेक्टिव है। मैंने आपके सामने शब्द लिख दिया वंडरफुल, तो वंडरफुल जो है ये भी एक क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये चीज़ भी यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। अगला शब्द है नॉइजी, तो नॉइजी का मतलब होता है दोस्तों शोर भरा। नॉइजी का मतलब क्या होता है, शोर भरा। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्लैमर। क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्लैमर वर्ड जो है यूज़ कर सकते हैं, नॉइजी के लिए आता है। अगला वर्ड है स्टर्डी। दोस्तों स्टर्डी का मतलब होता है ताकतवर। स्टर्डी का मतलब क्या होता है, ताकतवर। तो इसके लिए एक अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रोबस्ट। ठीक है, क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रोबस्ट यूज़ कर सकते हैं। और डायनेमिक का मतलब होता है एनर्जेटिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक, ऊर्जावान बोलते हैं हिंदी में। इसके लिए एक और वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, वो है एंथुजियास्ट। क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एंथुजियास्ट। एंथुजियास्ट जो है ये इससे रिलेट करता हुआ है एक और वर्ड अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, वो है एंथुजियाज्म। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, हमें डायरेक्ट स्पीच जो है उसको चूज करना है। अब आप बोलोगे कि कैसे पता चलेगा इनडायरेक्ट स्पीच का है, तो दोस्तों आपको देखो यहाँ ये रिपोर्टिंग वर्ब नज़र आ रहा है और उसके बाद में ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच का है। अब ये इनडायरेक्ट में है और डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा ही तो हटाते हैं हम लोग जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो इस तरीके से पता चल जाएगा। अब देखो इसने यहाँ लिख रखा है चूज दी ऑप्शन दैट इज करेक्ट फॉर्म, यानी ये जो इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है इसका हमें डायरेक्ट स्पीच पकड़ना है। तो आपने लिखा हुआ है कि सी सेड सिंस इट वॉज इवनिंग शी हैड टू गो फॉर अ रन। अब देखिए सेड जब रिपोर्टिंग वर्ब में रहता है तो नो चेंज होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका क्या होता है सैड, तो इनडायरेक्ट में भी वो सैड ही रहता है, इसलिए देखो चारों ऑप्शन में सैड है। अब दूसरी चीज़, यहाँ कौन सा टेंस है, तो वॉज है, यानी पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, पास्ट सिंपल। अब जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग सीखते हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल जो है वो किस में चेंज होता है, तो प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में चेंज होता है। ये चीज़ हमें पता होती है जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पास्ट है तो प्रेजेंट वाले को ही तो पास्ट में चेंज किया है, तो आप देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो इसमें ऑप्शन में तो प्रेजेंट है ही नहीं, पास्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बी, सी और डी तीनों जगह प्रेजेंट टेंस ही दिया हुआ है, तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे दिया हुआ है कि शी हैड टू। अब देखो यहाँ पर हैड टू दिया हुआ है, यहाँ से हम पकड़ेंगे। तो जब हम लोग नरेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास मस्ट है तो उसको हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हैड टू में चेंज करेंगे या किस में चेंज करेंगे, वुड हैव टू में। दोबारा सुनना मैंने क्या कहा,
कि अगर आपके पास मस्ट है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो हैड टू या वुड हैव टू में चेंज करेंगे। अब ये इनडायरेक्ट में हैड टू है तो जब डायरेक्ट में जाएंगे तो मस्ट में चेंज हो जाएगा। अब देखो तीनों ऑप्शन में एक ही जगह मस्ट है, यहाँ तो शुड है, यहाँ माइट है, तो हम लोग किसकी तरफ पहुँच गए, सीधा ऑप्शन बी की तरफ पहुँच गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पकड़नी है कि जब हम पेपर सॉल्व करें तो किस तरीके से हम लोग जो है ऑप्शन कट करके उचित आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। दिया हुआ है अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो मल्टीपल भाषाएं बोल सकता है, तो उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभाषी। तो अब यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए, इनके सबके ही मीनिंग देख लेते हैं। मिनारेट, मिनारेट का मतलब होता है दोस्तों मीनार। आपने ताजमहल देखा होगा, आपने कुतुब मीनार देखा होगा, मुगलों ने जितना भी ये सब कंस्ट्रक्शन किया है, तो इनका जो मेन एक आप बोल सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता था वो होता था मिनारेट, यानी ये मीनारें बनाते थे, तो मिनारेट को हिंदी में मीनार बोलते हैं। अगला वर्ड है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब होता है वन हु डाइज विदाउट मेकिंग अ विल, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना वसीयत बनाए मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, मतलब बिना वसीयत बनाए व्यक्ति जो गुजर जाए, मर जाए, चला जाए, उसके लिए आता है इंटरस्टेट। अगला वर्ड है पॉलीमैथ। दोस्तों ये ग्रीक वर्ड है, पॉलीमैथ जो है ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इसमें दो शब्द लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो है पॉली, पॉली जो रूट वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है मैनी या मल्टीपल, ठीक है। दूसरा इसके अंदर शब्द है मैथ, तो मैथ का मतलब है यहाँ पर लर्न, LEARNED, लर्न का मतलब होता है विद्वान। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा विद्वान है, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, उसको पॉलीमैथ बोलते हैं। हैविंग ह्यूज और वास्ट नॉलेज, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, अलग अलग विषयों की जानकारी है, उसके लिए शब्द आता है पॉलीमैथ। अब ये भी एक ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैनी या मल्टीपल। और दूसरा जो शब्द है वो है ग्लोटा। ग्लोटा का मतलब होता है लैंग्वेज। ग्लोटा का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, यानी कि भाषा। तो पॉलीग्लोट का मीनिंग क्या हो जाएगा, वन हु स्पीक्स मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो कौन सा है, ऑप्शन डी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। आपको जो है सेंटेंस दिया हुआ है, वसंत हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच, इसको पैसिव में चेंज करना है। जो सेंटेंस आपको दिया है वो किस में है, एक्टिव वॉइस में, चेंज इसको किस में करना है, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में वसंत हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डिलीवर्ड हमारा मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और द स्पीच हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो हम जानते हैं कि जब हम लोग पैसिव में जाते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पर, प्लस अब यहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब जो होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई के साथ किसको जोड़ देते हैं, सब्जेक्ट को। ये स्ट्रक्चर होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, हैज़ हैव के साथ बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई के साथ सब्जेक्ट। तो आप देखिए जब आप चार ऑप्शन की तरफ गए तो एक ही जगह बीन है, एक ही जगह बीन है, तो आपका सीधा आंसर जो है डी हो जाएगा। ये तो मैंने इतना एक्सप्लेन किया है। एग्ज़ाम में अगर आपको ये चीज़ पता है
तो आप अपने दिमाग में ये प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि यार हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, जब पैसिव में जाएगा तो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, तो बीन कहीं नज़र आ रहा है क्या, यही नज़र आ रहा है, तो सीधा। और ये पूछा भी इसीलिए गया है क्वेश्चन आपसे कि आप इसको इस तरीके से करें, ये नहीं कि आप इसको पूरा पूरा सॉल्व करने बैठ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आपको थ्रिफ्टी का सिनोनिम बताना है। दोस्तों थ्रिफ्टी जो है इसका मतलब होता है कंजूस। तो कंजूस के लिए शब्द क्या हो जाएगा, माइजर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसके लिए एक वर्ड हम लोग और यूज़ कर सकते हैं। क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पार्सीमोनियस। वर्ड है पार्सीमोनियस। और क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं पेनी पिंचर। और क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और वर्ड यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिकल। और क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फ्रूगल। तो ये सारे जो शब्द हैं दोस्तों, इनका अर्थ होता है कंजूस, मितव्ययी। तो सिनोनिम थ्रिफ्टी का कहाँ है, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये दिख गया फ्रूगल आपको। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इकोनॉमिक दिया हुआ है, तो इकोनॉमिक जो है इसका भी अर्थ क्या होता है कि भी इकोनॉमी यानी कि धन से, आर्थिकता से संबंधित है। अगर यहाँ पर इकोनॉमिक की जगह इकोनॉमिकल होता तो ये भी हमारा आंसर हो सकता था। ठीक है, एक शब्द आपने और देखा होगा, इकोनॉमिक्स। ये एक विषय है, सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। वेस्टफुल जो होता है वो होता है जो पैसा ज़्यादा खर्च करे, जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है उसको वेस्टफुल बोलते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट का भी मतलब वही होता है। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है दोस्तों, स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या वर्ड है, स्पेंड थ्रिफ्ट। तो ये तीनों जो शब्द हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल और स्पेंड थ्रिफ्ट, ये इस थ्रिफ्टी के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, आपको अपोजिट यानी एंटोनिम, विलोम शब्द बताना है। किसका, एब्डक्ट का। दोस्तों एब्डक्ट का मतलब होता है, वर्ब है ये, इसका मतलब होता है किडनैप कर लेना, और हाईजैक, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं अपहरण करना, कैप्चर, सीज। तो ये सारे इसके क्या हो गए दोस्तों, सिनोनिम्स, पर्यायवाची हो गए। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अपहरण करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आपने किसी का अपहरण कर लिया, किसी को पकड़ लिया, अपोजिट किसी को मुक्त कर दिया, तो रिलीज इसका आंसर होगा। रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। वर्ड है रेस्क्यू, वर्ब है। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को खतरे में से निकालना, खतरे से बचाना, खतरे से निकालकर सुरक्षित स्थान में लाना, इस चीज़ को रेस्क्यू बोलते हैं, इस प्रोसेस को। और जो रेस्क्यू करता है उसको रेस्क्यूअर। तो रेस्क्यू करने वाले व्यक्ति को क्या बोलता है, रेस्क्यूअर बोला जाता है। तो ये है रेस्क्यूअर। सोशिएबल या सोशल, इसका मतलब होता है सामाजिक। एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज में उठना बैठना, लोगों से मिलना जुलना पसंद हो, उसको सोशिएबल या सोशल बोलते हैं। हाईजैक, ये आ ही गया, ये तो सिनोनिम है किसका, एब्डक्ट का, किसी का अपहरण कर लेना, किसी को पकड़ लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है 89। हमें जो है PQRS ABCD के नाम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। SSC में ये क्वेश्चन जो हैं पैरा जंबल के क्वेश्चन इनको बोलते हैं हम लोग। ABCD या PQRS के नाम से 4 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे और इनको अपने को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में क्या करना है, कनेक्ट करना है, जोड़ना है। अब यहाँ पर जो अप्रोच है, जो तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो ये है कि जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है उससे आपको कनेक्ट करना है। दिया हुआ है देयर अप्रोच सेंसिटाइज्ड, देयर अप्रोच सेंसिटाइज्ड, कि उनकी जो अप्रोच थी उसमें उन्होंने सेंसिटाइज कर दिया।
सेंसिटाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अनुभव करना, किसी चीज़ को सेंस करना, फील करना। तो दोस्तों देयर जो है ये तो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये अप्रोच जो है ये आपका क्या है, यहाँ पर नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन। सेंसिटाइज्ड जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब ये जो वर्ब है तो ये अपने साथ क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। वर्ब अपने साथ क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। अब यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है जो इसके साथ आएगा, देयर अप्रोच सेंसिटाइज्ड ऑफ इट, किस चीज़ को सेंसिटाइज किया उसकी तो चर्चा है ही नहीं, तो ऑफ इट डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने कहा देयर अप्रोच सेंसिटाइज्ड फ्लिक ऑन। फ्लिक ऑन का मतलब होता है अचानक से स्विच से किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना। स्विच ऑन करने को हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं, फ्लिक ऑन बोल सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देयर अप्रोच सेंसिटाइज्ड, उन्होंने क्या चीज़ सेंसिटाइज करी, एक स्विच को सेंसिटाइज किया, एक स्विच को सेंस किया समवेयर कहीं पर, एंड दी नर्सरी लाइट। नर्सरी लाइट मतलब जो एक आप बोल सकते हैं कि छोटी लाइट होती है कम रोशनी वाली, उसके लिए आता है। तो ये यहाँ से हम लोग बना सकते हैं इसको कि देयर अप्रोच सेंसिटाइज्ड अ स्विच समवेयर एंड दी नर्सरी लाइट, और वो जो नर्सरी लाइट है वो फ्लिक ऑन, स्विच ऑन कर दी गई। कब स्विच ऑन किया उसको, व्हेन दे केम विद इन 10 फीट, जब वो 10 फीट की जो है अंतराल पर आ गए तब उन्होंने जो है उस अपनी नर्सरी लाइट को फ्लिक ऑन कर लिया, स्विच ऑन कर लिया। फिर उसके बाद में क्या किया, फ्लिक्ड ऑन व्हेन दे केम विद इन 10 फीट ऑफ इट, किस चीज़ के पास में आने की बात है तो उसके 10 फीट के पास में आ गए। सिमिलरली बिहाइंड देम, इसी प्रकार उनके पीछे, इन द हॉल्स, हॉल के अंदर, लाइट्स वेंट ऑन एंड ऑफ एज दे लेफ्ट देम बिहाइंड, लाइट्स जो है वो कभी जल रही थी कभी बंद हो रही थी, विथ अ सॉफ्ट ऑटोमेटिसिटी, बिल्कुल ही एक सॉफ्ट ऑटोमेटिक स्विचिंग के साथ, मतलब बंद होना चालू होना इसमें एक बहुत ही अच्छी स्मूथनेस थी, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि कब लाइट शुरू हो रही है और कब बंद हो रही है। तो सही जो ऑर्डर है वो देखा हमने, देयर अप्रोच सेंसिटाइज्ड अ स्विच, तो सी से जो है शुरुआत होगी, एक ही ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमें अगेन एक क्वेश्चन जो है आ गया है एरर का, दिया हुआ है, श्याम सो गुड विद वेपन्स फेल टू फाइंड द वर्ड्स टू टेल हिम दैट एवरीथिंग ही हैड डन until then all the compromises he had made had been for love। श्याम, एक व्यक्ति की बात हो रही है, so good with weapons, जो हथियारों के साथ बहुत अच्छा है, जो हथियार चलाने में माहिर है, एक्सपर्ट है, failed to find the words to tell him that everything he had done, वो किसी व्यक्ति को अपनी कोई बात बता रहा है, श्याम जो हथियार चलाने में माहिर है, लेकिन वो किसी व्यक्ति को जब अपनी ये बात बता रहा है तो वो शब्द जुटाने में असक्षम है, और ये नहीं बता पा रहा है कि अब तक उसने जो भी कुछ किया है वो उसने किसके लिए किया है, प्यार के लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए श्याम, ये हमारा सब्जेक्ट है, सो गुड विद वेपन्स, इसको बोलते हैं पार्टिटिव। पार्टिटिव क्या होता है, पार्टिटिव सब्जेक्ट के साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट के साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, अतिरिक्त जानकारी होती है, उसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पार्टिटिव बोलते हैं। तो ये जो लिखा है सो गुड विद वेपन्स, जो हथियारों के साथ बहुत अच्छा है, कौन है हथियारों के साथ बहुत अच्छा है, श्याम। फिर आगे लिखा हुआ है फेल टू फाइंड दी वर्ड्स, वो श्याम जो है वो असफल हो गया है शब्द जुटाने में। तो ये जो फेल वर्ब है ये कौन से सब्जेक्ट के लिए आई है, श्याम के लिए। ये वाली जो फेल वर्ब है ये किसके लिए आई है, श्याम के लिए। अब आपका जो श्याम सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप बोलेंगे कि श्याम तो एक ही व्यक्ति का नाम है सर, तो सिंगुलर है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो जब श्याम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही तो सिखाता है हमें कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब फिर। तो अब यहाँ ये जो वर्ब है इसको सिंगुलर में चेंज करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि कोई भी वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में, वास्तविक स्वरूप में बहुवचन प्लूरल होती है, जब उसमें एस या एस लगाते हैं तब वो सिंगुलर होती है। तो ये जो फेल है ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, फेल्स में चेंज हो जाएगा।
तो यही इसमें एरर था और पार्ट बी में जो है यहाँ पर एरर है। कई बार मैंने पहले भी आपको कहा है कि हम लोग कई बार वाक्य की लंबाई को देख के घबरा जाते हैं, जबकि उसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान होता है, सब आपको आता है, सब आपने पढ़ रखा है, सब आपको क्लासेस में पढ़ा दिया गया है, बस उसको अप्लाई करना जो है उसको आप सीखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन दी अर्ली ऑटम फियर्स फाइटिंग। फियर्स का मतलब होता है खतरनाक, तो आप बोल सकते हैं एग्रेसिव, आप बोल सकते हैं डेंजरस, आप बोल सकते हैं वायलेंट, ठीक है, खतरनाक या आक्रामक। तो वाक्य का अर्थ कुछ इस तरीके से है कि अर्ली ऑटम, ऑटम जो है वो सीजन, ऋतु कि ऑटम जो पतझड़ है उस समय फियर्स फाइटिंग टुक प्लेस, बहुत ही भयंकर खतरनाक लड़ाई हुई। द डैश सर्बियंस बियरिंग ए प्रोमिनेंट पार्ट, और उसमें सर्बिया नाम एक देश का है, वहाँ के निवासियों को क्या बोलते हैं, सर्बियंस। सर्बियंस ने, बियर का मतलब होता है झेलना, टॉलरेट करना। अब प्रोमिनेंट पार्ट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यूजफुल, सिग्निफिकेंट, कि जो ऑटम है उसके अंदर बहुत ही खतरनाक भयंकर लड़ाई हुई और उसमें जो सर्बियंस हैं उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया, अदा किया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? तो देखिए यहाँ बहादुरी से संबंधित है, क्योंकि भाई उन्होंने लड़ाई करी है, तो लड़ाई में क्या दिखाई है, बहादुरी दिखाई है, ठीक है। तो बहादुरी दिखाई है, तो बहादुरी के लिए कौन सा वर्ड आएगा, कावर्डली। देखिए कावर्डली का तो मतलब कायरता हो जाएगा, तो अगर सर्बियंस ने कायरता दिखाई होती तो महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे होता भाई, कायरता अगर दिखा दी तो युद्ध में महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है उनका। युद्ध में महत्वपूर्ण हिस्सा तब होता है जब आपने बहादुरी दिखाई है, तभी तो आपका भाई चेतक ने जो है हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की मदद करी है, एक 26 फीट का नाला कूदा है, तब उसकी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो महत्वपूर्ण भूमिका तब होती है जब आप बहादुरी दिखाते हैं, कायरता दिखाना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गैलेंट। गैलेंट जो है इसका मतलब होता है बहादुर, ठीक है। तो गैलेंट सर्बियंस की जो बहादुर सर्बियंस हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोर का मतलब जो है वो होता है किसी को उबा देना। हिंदी में अक्सर आपने सुना होगा कि बोर कर दिया, वो है। और बाकी एक बोर का मतलब बड़ा छेद करना भी होता है। अगर आप किसी मशीन से कोई बड़ा छेद कर देते हैं तो उसके लिए भी जो है बोर आता है। अगला है अनअबेस्ड। अनअबेस्ड का मतलब होता है बेशर्म। अनअबेस्ड का मतलब क्या होता है, बेशर्म। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, शेमलेस लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगेन वही पैरा जंबल का क्वेश्चन आ गया है, इसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अपने को अरेंज करना है। दिया हुआ है माई ईयर्स इन माई फादर्स हाउस, कि माई ईयर्स, ईयर्स का मुराद यहाँ क्या है। देखिए ईयर का मतलब वैसे तो क्या होता है, साल। अब यहाँ पर ऐसे थोड़ी है कि मेरे साल जो मेरे पिताजी के घर में, यहाँ पर है कि मेरा समय, माई ईयर्स। ईयर्स का मतलब यहाँ क्या निकल के आएगा, ईयर्स का मतलब यहाँ पर निकल के आएगा दोस्तों लॉन्ग टाइम, लंबा समय। कि माई ईयर्स इन माई फादर्स हाउस, कि जो लंबा समय, जो लंबा वक्त मैंने अपने पिता के घर में बिताया वो क्या था, वुड हैव बीन अनबियरेबल, द फील ऑफ हिज हैंड, आई नॉट हैड माई ब्रदर, रिफ्यूजल। तो देखिए माई ईयर्स इन माई फादर्स हाउस, ये आपका पूरा जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट। अब अगर सब्जेक्ट को आगे और आपको सेंटेंस बनाना है तो वर्ब चाहिए, वर्ब के बाद में कौन चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्योंकि किसी भी सेंटेंस का बेसिक जो स्केलेटन है वो क्या होता है, SVO। तो माई ईयर्स इन माई फादर्स हाउस, अब ये जो द फील है ये हमारा वर्ब नहीं है। आई, ये तो दोबारा एक प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया। रिफ्यूज़ल ये एडजेक्टिव है। तो आपके पास बचा कौन, ये है वुड, मॉडल, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। वुड हैव के साथ यहाँ पर ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो ये यहाँ से जुड़ेगा कि माई ईयर्स इन माई फादर्स हाउस, ए से शुरू होगा ये,
कि मेरे जो समय, लंबा समय जो मेरे पिताजी के मकान में बीता, वुड हैव बीन अनबियरेबल, वो असहनीय होता, मैं उसको सहन नहीं कर पाता। हैड, सी आ जाएगा फिर, हैड आई नॉट हैड माई ब्रदर, अगर मेरा भाई नहीं होता तो मैं जो लंबा समय मैंने मेरे पिताजी के घर में बिताया वो मैं नहीं बिता पाता। आई नेवर फॉरगेट, आई नेवर फॉरगॉट आई नॉट हैड माई ब्रदर। फिर उसके बाद में ये हो गया वुड हैव बीन अनबियरेबल, हैड आई नॉट हैड माई ब्रदर, अगर मेरा भाई नहीं होता तो मैं वो लंबा समय नहीं बिता पाता। आई नेवर फॉरगॉट द फील ऑफ हिज हैंड क्लचिंग माइन, मैं कभी नहीं भूला वो स्पर्श जो मेरे भाई का था, जो अपने हाथ से मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ता था। इस क्लच का मतलब होता है टू होल्ड हैंड, क्लच का मतलब क्या होता है? टू होल्ड हैंड। तो वो बता रहा है ऑथर कि मैं वो मेरे भाई जो मेरा हाथ पकड़ता था उसका जो स्पर्श है मैं कभी नहीं भूल सकता। आई नेवर फॉरगॉट द फील ऑफ हिज हैंड क्लचिंग माइन, हिज, और फिर उसके बाद में ये जो है ये डी है बेटा, ये डी है यहाँ पर, इसको देख लेना आप थोड़ा, यहाँ दोनों जगह सी आ गए तो ये डी है। आई नेवर द फील ऑफ हिज हैंड, हिज, फिर उसके बाद में रिफ्यूजल टू अबेंडन, हिज रिफ्यूजल टू अबेंडन मी, और मैं उसके हाथ का स्पर्श कभी नहीं बोल सकता और उसने जो है मुझे छोड़ने से, त्यागने से मना कर दिया। अबेंडन का मतलब होता है टू लीव, किसी को त्यागना, ठीक है। तो उसने मुझे कभी नहीं त्यागा। परहैप्स ही एंड आई वुड हैव बीन क्लोज इवन अदरवाइज, और हम और वो, ऑथर अपनी बारे में बता रहा है कि मैं और मेरा भाई जो है वो हमेशा जो है एक दूसरे के नज़दीक हैं, थे और रहेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करता है। अच्छे से एक्सप्रेस करने से मतलब कि लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, बातचीत नहीं करता है, खुद में रहता है, चुप चुप रहता है, ऐसे व्यक्ति को, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है इंट्रोवर्ट। हिंदी में अपन बोलते हैं अंतर्मुखी। इसका एक अपोजिट है, वो भी कई बार एग्जाम में आया है। तो इंट्रोवर्ट का अपोजिट क्या है? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? बहिर्मुखी। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ ना वन हु डज नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ फ्रीली, तो ये नॉट हटा देंगे यदि, तो सेंटेंस बन जाएगा वन हु डज भी चला जाएगा, जब नॉट जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी ले जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा वन हु एक्सप्रेसेस, वन हु एक्सप्रेसेस। अगर ये सेंटेंस ऐसे आपसे आ जाता है एग्जाम में कि वन हु एक्सप्रेसेस वन सेल्फ फ्रीली, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस करता है, लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, तो उस समय हमारा आंसर क्या हो जाता? एक्सट्रोवर्ट हो जाता। अब दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो दोनों के बीच में लाई करता है, मतलब वो इंट्रोवर्ट भी नहीं है, एक्सट्रोवर्ट भी नहीं है, तो उसको बोला जाता है एम्बीवर्ट। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या बोला जाता है? एम्बीवर्ट। ये जो रूट वर्ड है ना एम्बी, ये हमेशा दो के लिए आता है, टू या डबल। तो एम्बीवर्ट जो है दोस्तों वो कॉम्बिनेशन है किसका? इंट्रोवर्ट का और एक्सट्रोवर्ट का। मतलब उसको ये पता है कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। अगला वर्ड है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान। तो इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएंगे? स्कॉलरली, वाइज, प्रूडेंट, सेगेशियस, ये सारे इसके जो है पर्यायवाची हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार इसका सिनोनिम आया है। तो एरुडाइट का मतलब विद्वान होता है, ठीक है, और सिनोनिम्स क्या है? स्कॉलरली, वाइज, प्रूडेंट और सेगेशियस। अगला वर्ड है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, जो हमेशा नेगेटिव सोचता है।
इसका अपोजिट क्या है दोस्तों, वो भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ बोलते रहिए, सुन रहा हूँ मैं। ऑप्टिमिस्ट, हाँ जी, आशावादी। और यहाँ से एक और वर्ड बनता है ऑप्टिमिस्ट से वर्ड बनेगा ऑप्टिमिज्म। ठीक है, ये नाउन है ऑप्टिमिज्म। और पैसिमिस्ट से एक और वर्ड बनता है पैसिमिज्म। तो पैसिमिज्म का मतलब होता है निराशा, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, और आशावादी जो होता है उसको ऑप्टिमिस्ट, और जो निराशावादी होता है उसको पैसिमिस्ट। स्केप्टिक का मतलब क्या होता है, डाउटफुल, जो हमेशा संदेह करता है, संदेह में रहता है, उसके लिए वर्ड आता है स्केप्टिक। तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, दिया हुआ है डैश थ्रेट्स टू एलिफेंट्स रिक्वायर्स पब्लिक एंड पॉलिटिकल विल टू टेक एक्शन। टेकन नहीं है यहाँ पर, टू के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये टू टेक एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ जो है हाथियों के खिलाफ जो तकलीफ है, जो हाथियों को जो खतरा है, उसको क्या किया जाना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि हाथियों के प्रति जो खतरा है, अगर उसको राजनीतिक लोग, बुद्धिजीवी लोग एड्रेस करेंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे, उसके बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, तो उस खतरे को टाला जा सकता है। तो परप्लेक्सिंग का तो मतलब होता है किसी चीज़ को जटिल बना देना। वर्ड है हमारे पास परप्लेक्स, तो परप्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट, जटिल हिंदी में अपन बोलते हैं। तो परप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जटिलता, किसी चीज़ को कठिन बनाना, जटिल बना देना। डिग्निफाइंग, डिग्निफाई एक वर्ब है, वहाँ से ये शब्द बना है। तो डिग्निफाई का मतलब होता है किसी का प्रशंसा करना, किसी को जो है मोटिवेट करना, किसी को जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना। अगला जो वर्ड है वो है स्टैग्नेटिंग। तो शब्द है अपने पास स्टैग्नेट, तो स्टैग्नेट का मतलब होता है स्थाई। ठीक है, स्टैग्नेट का मतलब होता है स्थाई, कांस्टेंट। तो स्टैग्नेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, स्थाई कर देना। तो यहाँ हमारा आंसर एड्रेसिंग बन जाएगा, क्योंकि एड्रेस जो है अगर आप उसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं तब तो उसका मतलब है पता, लेकिन अगर आप एड्रेस को वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी से मुखातिब होना। मुखातिब होना मतलब किसी से बातचीत करना, किसी को कोई चीज़ बोलना। जैसे अभी मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 94 इंग्लिश का मॉक टेस्ट। तो एड्रेस करना मतलब किसी से मुखातिब होना, किसी से बातचीत करना, किसी से जो है इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो हमारा जो है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक ईडीएम आ गई है। ईडीएम मतलब मुहावरा, उसका मीनिंग बताना है। बहुत ही आसान ईडीएम है, देखो मैं आपको साथ ही याद भी करवा दूंगा। ईडीएम है बर्न योर ब्रिजेस। देखिए ब्रिज जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, पुल। अब ये नदी है, ध्यान दीजिएगा, इस नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है। इस नदी के ऊपर क्या बना हुआ है, पुल। पुल को क्या बोलते हैं, ब्रिज। अब ये जो ब्रिज है इसका काम क्या है कि आप यहाँ पर खड़े हो, अब आप यहाँ पर इस ब्रिज का उपयोग करके आपने ये नदी क्या कर ली, पार कर ली। तो अब आपने ब्रिज को क्या कर दिया, बर्न कर दिया। बर्न कर दिया मतलब जला दिया। तो अगर इस ब्रिज को मैं जला देता हूँ तो मतलब आपने वापस आने के रास्ते क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो यही है इस मुहावरे का मतलब, बर्न योर ब्रिजेस, कि टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रीट, कि वापसी की संभावना को आपने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट कर दिया मतलब रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो आप बताइए हुआ कि नहीं याद, बिल्कुल हुआ। पुल था, पुल को जला दिया, तो अब वापसी की संभावना खत्म हो गई। जब पुल ही जल गया तो वापस नहीं आ सकते। तो वापसी की सारी संभावना को अगर ख़त्म करना हो तो उसके लिए आप कौन सा इडियम यूज़ कर सकते हैं, बर्न द ब्रिजेस। आगे चलते हैं इसी के साथ, और अपना जो है अंतिम यहाँ पर सेगमेंट आ गया है पेपर का, जो है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है, क्लोज टेस्ट एक पैसेज होता है दोस्तों, उसके बीच में आपको ब्लैंक मिलते हैं। पैसेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पैसेज के मूड के अकॉर्डिंग हमें एप्रोप्रिएट वर्ड ऑप्शन में से चूज़ करना पड़ता है। तरीका क्या है सॉल्व करने का, पहले इसको पूरा पढ़ेंगे,
इसका टेंस क्या है, मूड क्या है ना, उसकी आवश्यकता के अनुसार शब्दों को भरेंगे। तो लिखा हुआ है द मैन विद द शॉर्ट गन डैश द गार्ड टू हिज नीज, कि व्यक्ति है जिसके पास शॉर्ट गन है। शॉर्ट गन मतलब कि ऐसी गन जो थोड़ी कॉम्पैक्ट है, छोटी है, जो उसको हम लोग जो है शॉर्ट गन बोलते हैं। हिंदी में आप उसको रिवॉल्वर भी बोल सकते हैं। कि एक व्यक्ति है उसके पास शॉर्ट गन है और उसने उसकी मदद से गार्ड जो है उसको अपने घुटनों पर वो ले आया। कि भाई जैसे गार्ड है उसको बंदूक दिखाई होगी और बंदूक से कुछ मारा होगा और उसको अपने घुटनों पर उसने बैठा लिया। फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा बंदूक दिखा के कि बैठ जाओ, इस तरीके से। आगे ही हैंडेड अप द शॉटगन टू हिज पार्टनर एंड यांक द गार्ड्स रिस्ट्स अप बिहाइंड हिज बैक एंड लॉक डैश टुगेदर विद अ पेयर ऑफ हैंडकप्स। अब उसने क्या किया, अब जो व्यक्ति है उसके पास शॉटगन था, उसने अपनी जो शॉटगन थी वो अपने पार्टनर दोस्त को दे दी। 2 लोग हैं और उसने उस गार्ड के हाथों को झटके से ऊपर खींचा और इस तरीके से उसके पीछे यहाँ पर हाथ जो है दोनों बांध दिए, हैंडकफ मतलब हथकड़ी के माध्यम से। फिर आगे क्या है, ही डैश हिम ऑन टू द फ्लोर विद अ किक बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स। और इस तरीके से जब हाथ बांधे तो शोल्डर ब्लेड्स मतलब ये जो कंधे हैं दोनों, इसके बीच में ये जो हिस्सा है इसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। तो उसके हाथ बांध दिए हथकड़ी से और फिर यहाँ उसके जो है लात की मारी घुटने की और उसको जो है नीचे बैठा दिया या गिरा दिया। फिर क्या किया, देन ही टुक हिज शॉटगन बैक डैश टू द सिक्योरिटी गेट एट द एंड ऑफ द काउंटर। फिर उसने अपनी शॉटगन वापस ली और जो काउंटर है उसके वहाँ पर जो सिक्योरिटी गेट था वहाँ पर वो गया। ही वॉज शॉर्ट एंड हैवी एंड मूव्ड विद पिक्यूलियर स्लोनेस। अब वो जो पार्टनर था जो अब वापस उसने अपनी गन लेके वो जा रहा, वो बहुत ज़्यादा हैवी था, भारी था और बहुत ही अजीब तरीके से धीरे धीरे वो चल रहा था। हाइट भी उसकी कम थी। बज हिम डैश हिज पार्टनर सेड, उसके पार्टनर ने उससे कहा कि भाई जो है जल्दी करो थोड़ी सी, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है आंसर, पहला बोला द मैन विद द शॉटगन डैश द गार्ड टू हिज नीज। जो व्यक्ति है उसने शॉटगन की मदद से व्यक्ति को अपने घुटनों पर ले आया। तो द मैन विद द शॉटगन क्या किया, उसने पुश किया, स्टीयर किया, मोटिवेट किया, स्वेड किया। देखिए मोटिवेट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ क्राइम का सीन है। तो मोटिवेट तो एक पॉजिटिव वर्ड है। मोटिवेट का मतलब होता है किसी का उत्साहवर्धन करना, किसी को प्रेरित करना। तो मोटिवेट जो वर्ड है वो इस हमारे क्लोज टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कहीं से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए अगला वर्ड है स्टीयर। आपने वर्ड सुना होगा स्टीयरिंग, गाड़ियों में व्हीकल्स में होता है स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग का काम क्या हो, स्टीयरिंग का काम होता है वो गाड़ी को जो है डायरेक्शन देता है, गाड़ी की स्पीड जो है उसको जो है नियंत्रण करने का उसका काम होता है। तो यहाँ पर स्टीयर जो वर्ब है उसका आपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो इस वर्ड का भी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। पुश का मतलब होता है धक्का देना। तो वो व्यक्ति जो है उसने शॉर्ट गन से, अब वो गन लगा के गार्ड को धक्का दिया होगा। फिल्म देखी है आपने, वो यहाँ पर बंदूक लगा देते हैं फिर बोलते हैं आगे बढ़ो, तो वो यहाँ बंदूक लगा के उसको धक्का दिया है। तो सबसे अप्रोप्रिएट हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुश्ड हो जाएगा। कि जो व्यक्ति है उसने शॉर्ट गन से पुश किया गार्ड को और उसको उसके घुटनों पे ले आया, बैठा दिया घुटनों के बल। आगे देखिए, आगे इसने क्या लिखा है, ही हैंडेड अप द शॉटगन टू हिज पार्टनर एंड यांक द गार्ड्स रिस्ट। एक अपने वो पार्टनर को बंदूक देके झटके से उसके हाथ ऊपर खींच के हथकड़ी से बांध दिए। एंड लॉक्ड डैश, किस चीज़ को लॉक किया है उसने, तो उसने लॉक किया है रिस्ट्स को, कलाइयों को, ठीक है, यहाँ पर कलाइयों को। तो रिस्ट्स जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, रिस्ट्स जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। अब थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए सब्जेक्टिव केस क्या है, दे। और अगर आप इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ करोगे तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, देम। तो यहाँ पर इस रिस्ट्स को रिप्लेस करने के लिए कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा, देम। दीज जो है ये दिस का प्लूरल फॉर्म है दोस्तों। दिस का मतलब होता है यह है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम। दिस का प्लूरल होता है दीज। दैट जो है इसका मतलब होता है वह, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाती है। दैट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है बेटा, दोज होता है। और इट जो है ये नॉन लिविंग नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन है।
और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए आता है। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है कि भाई उसके दोनों हाथ बांध दिए हैंडकफ से, मतलब हथकड़ी से। फिर ही डैश हिम ऑन टू द फ्लोर, उसने उसको फ्लोर पे क्या किया, स्ट्रेटन कर दिया, प्लेस कर दिया, असेंड कर दिया, टॉपल कर दिया। देखो स्ट्रेटन जो है वर्ब है, उसका पास्ट पार्टिसिपल दिया है। स्ट्रेटन का मतलब उसको सीधा कर दिया। स्ट्रेटन का मतलब होता है सीधा करना। प्लेस का मतलब होता है रखना, और असेंड का मतलब होता है इम्प्रूव करना, सुधार कर देना, और असेंड का मतलब एक चढ़ना भी होता है, ठीक है। और टॉपल का मतलब होता है लुढ़क कर गिरना। टॉपल का मतलब क्या होता है, लुढ़क कर गिरना। टॉपल का मतलब होता है लुढ़क कर गिरना। तो अब यहाँ देखिए दिया हुआ है ही टॉपल्ड हिम ऑन टू द फ्लोर विद अ किक बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स। अब उसके हाथ बंधे हुए हैं, घुटनों के बल उसको बैठाया और यहाँ क्या मारी, लात मारी, तो वो लड़खड़ा के लुढ़क के गिर गया। तो इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। दिया हुआ है कि देन ही टुक ही शॉटगन बैग, अब वापस उसने अपनी शॉटगन ले ली, एंड डैश टू द सिक्योरिटी गार्ड। कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करें, 4 फ्रेजल वर्ब है। देखो वेंट अंडर का मतलब होता है डूबना, वेंट अंडर का मतलब होता है डूबना या फिर असफल होना। वेंट अलोंग का मतलब होता है टू कंटिन्यू प्रोग्रेस। जो भी आपकी प्रोग्रेस, विकास चल रहा है उसको कंटिन्यू करना, लगातार जारी रखना, उसको वेंट अलोंग बोलते हैं। वेंट बिसाइड का मतलब होता है साइड बाय साइड, किसी के बगल में या साथ साथ जो है मूव करना, उसको वेंट बिसाइड्स बोलते हैं। वेंट ओवर का मतलब होता है कि कहीं पर जाकर किसी चीज़ को चेक करना। तो यहाँ पर यही सबसे अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब होगा, वेंट ओवर, कि वो फिर उसने जब उस व्यक्ति को हथकड़ी बांध के नीचे गिरा दिया, फिर उसने अपने दोस्त से, पार्टनर से वापस अपनी शॉटगन ली और जाकर सिक्योरिटी गेट को चेक किया, जो कि कहाँ पर था, काउंटर के अंत में। ही वॉज शॉर्ट एंड हैवी एंड मूव विद पिक्यूलियर स्लोनेस। अब वो जो व्यक्ति था जिसके हाथ में शॉटगन थी, उसकी हाइट कम थी, मोटा था, और वो धीरे धीरे अजीब सा जो है हिलता डुलता वहाँ पर जा रहा था। बज हिम डैश हिज पार्टनर सेड। तो ये उसके पार्टनर से उसने क्या कहा, पार्टनर जो दूसरा उसका साथी था उसने उससे कहा बज हिम इन हिज पार्टनर सेड। बज हिम इन मतलब कि भाई थोड़ी जल्दी करो, ठीक है, ऐसा बोला उसके पार्टनर ने पीछे से कि भी जल्दी करो, ऐसे धीरे धीरे लुढ़क के चलोगे, कहीं पुलिस आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बज हिम इन, तो ये यहाँ पर एक फिक्स प्रेपोजिशन का है बज इन का मतलब होता है जो है जल्दी करना। तो दोस्तों इसी के साथ ये मॉक टेस्ट हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई है। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और अपनी कीमती कमेंट्स के माध्यम से अपना प्रेम हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।